मोदी जी। देखिए राजीव जी, आपने शीर्षक दिया है मुश्किल में है पीएम मोदी। मुझे ऐसा लगता है अभी तो मुश्किलें शुरू हुई हैं, मुश्किलें तो बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। एक बार क्या हुआ कि एक गुरु जी के दो शिष्य थे। वो शिष्य आपस में लड़ते बहुत ज्यादा थे। तो जब वो पैर दबाते थे तो ये होता था कि कौन सा पैर कौन दबाए। तो गुरु जी ने ये कहा कि बायां पैर जो है पहला शिष्य दबाएगा और दायां पैर दूसरा शिष्य दबाएगा। उन्होंने पैर दोनों शिष्यों को बांट दिए। अब वो शिष्य तो आपस में लड़ने वाले थे। तो जो पहला शिष्य था उसने दूसरे जो शिष्य की टांग थी उसको तोड़ दिया, और जो दूसरा था उसने पहले जो शिष्य की टांग थी तोड़ दिए। तो गुरु जी की दोनों टांग टूट गई। तो वास्तविकता में ये मुझे लग रहा है कि मोदी जी के साथ अब जो समस्या होने वाली है, जो महाराष्ट्र में समस्या हो गई, वहां तो दो शिष्य नहीं, तीन शिष्य हैं। अब एकनाथ शिंदे तोड़ेंगे अजीत पवार के गुरु जी की टांग, और अजीत पवार तोड़ेंगे एकनाथ शिंदे के टांग, और तीसरे जो हैं, जो वहां पे जो महाराज बीजेपी के हैं, वो पता नहीं फडणवीस साहब पता नहीं किसकी टांग तोड़ेंगे। तो गुरुजी तो देखिए समस्या में आने वाले हैं। और यही स्थिति आप जो कह रहे हैं मिजोरम में शुरू हो गई है, और यही स्थिति मणिपुर में बिल्कुल शुरुआत हो गई है। तो जो गुरुजी हैं वो हैं बहुत ज्यादा समस्या में। अच्छा, एक चीज और देखिए राजीव जी, आप नोट कीजिएगा। एक शब्द है, मैं किसी का संदर्भ नहीं ले रहा हूं, किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का शब्द है, उसको कहते हैं पनौती। तो अगर आप किसी चीज से दूर रहें, मान लीजिए मुझे लगता है कि मेरे जो पैर हैं किसी जगह पे शुभ नहीं है, और अगर मैं वहां पे नहीं होऊंगा तो जो भी होगा वो शुभ होगा। और जहां, जैसे कहते हैं ना कि जहां जहां चरण पड़े संतन के हुए बंटाधार। तो जो फ्रांस में हुआ और जो यूरोपीय यूनियन में हुआ, आप सोचिए राजीव जी, यूरोपीय यूनियन जिसमें फ्रांस भी एक भागीदार है, और वहीं पे जहां पे स्वागत हो रहा था हमारे माननीय मोदी जी का, उसी से थोड़ी दूर पर यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की बैठक हो रही थी, और उसमें मणिपुर पे चर्चा हो रही थी, और हिंदुस्तान में मणिपुर पे चर्चा नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि हमारे भारतवर्ष की जो दुर्व्यवस्था है, जो हमारे देश के एक राज्य में गृह युद्ध फैला हुआ है, जो मेघालय में और दूसरी जगह बढ़ रहा है। जैसे आपने बताया मेघालय के, अगर वहां के वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के रिजाइन करते हैं इसलिए कि वहां पे चर्चों पे अटैक हो रहा है। आप देखिए, आपने विश्व के 1/3 जनता को क्रिश्चियनिटी के नाम पे रुष्ट कर दिया है। 1/3 जनता को इस्लाम के खिलाफ युद्ध छेड़ के आपने वो कर दिया है। तो आप सोचिए, अगर वो क्रिश्चियन देश हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके दिल पे कितने सांप लौट रहे होंगे कि भारतवर्ष जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य, जहां पे 75 साल तक कभी इस तरह की घटनाएं नहीं घटी, वहां पे लार्ज स्केल पे जो चर्चेज हैं उनको जलाया गया। और जो 1/3 जनता है वो सोचती है, जो विश्व की जो मुसलमान है वो सोचती है कि हमारे जो भाई बंधु हैं उन पे अत्याचार हो रहा है। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि भक्तगण चाहते क्या है पूरे विश्व में। अगर ये चाहते हैं कि भारत अलग थलग पड़ जाए, और भारत, हम हिंदू लोग, क्योंकि हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे विदेश में क्रिश्चियन और मुसलमान देशों में नौकरी कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन के साथ ये खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? अपने हिंदुस्तान के अंदर तो जिस प्रकार से ये ललकारते हैं, उससे हमारे जो 5 करोड़ लोग पूरे क्रिश्चियन और मुसलमान देशों में जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन को ये कठिन क्यों बना रहे हैं? हिंदुस्तानियों के जीवन को कठिन क्यों बना रहे हैं? तो अभी तो आपने कहा मुश्किल में है मोदी जी, आप देखते जाइए 6 महीने के अंदर, जैसे मैंने संदर्भ लिया था कि गुरु जी की दोनों टांग टूट गई थी, दोनों शिष्य तो दोनों टांगे तोड़ेंगे, और तीनों शिष्य जो है वो सिर फोड़ेगा। जी बिल्कुल जी। 17-18 जुलाई यानी आज से 4 दिन बाद जो मीटिंग होनी है उससे उम्मीदें बहुत टिकी हुई। आपको भी लगता है क्या प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि उसके बाद परिस्थितियां बहुत दूसरे ढंग से बदलती हुई दिखाई देंगी, और यहाँ विपक्षी दल बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कुनबा या उनकी पार्टी जो है वो और भी ज़्यादा मुश्किल में दिखाई देगी? क्या कुछ आप देख रहे हैं? 17-18 पर उम्मीदें बहुत। देखिए राजीव जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, शायद देश ने गलत सुन लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेरिस नहीं कहा था, वेनिस कहा था। तो वेनिस उन्होंने वादा किया था, वेनिस उन्होंने बना दिया। दूसरी बात यह है, देखिए हिंदुत्व की जहां बात करते हैं कि हिंदुत्व पे काम नहीं हो रहा है,
आप सोचिए, जो रावण था वो भी हिंदू था, कंस जो था वो भी हिंदू था, दुर्योधन भी हिंदू था। और हम कौन से हिंदू हैं? हम भगवान श्री और श्री कृष्ण वाले हिंदू हैं, हम स्वामी विवेकानंद वाले हिंदू हैं, हम महात्मा गांधी वाले हिंदू हैं, जो महात्मा गांधी ने अंतिम श्वास लेते समय हे राम कहा था। तो ये हिंदुत्व के लोग नहीं हैं, वास्तविकता में ये रावणवादी, ये बिल्कुल मेघनादवादी और ये जो दुशासन और दुर्योधन वाले हिंदू हैं, ये वो पक्ष का निर्वहन करते हैं। जैसे कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये ब्रजभूषण शरण सिंह भी हिंदू है, नीरव मोदी भी हिंदू है, ललित मोदी भी हिंदू है। तो ये जो मीटिंग हो रही है बेंगलोर में, वास्तविकता में राजीव जी, ये असली हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों की मीटिंग है। और इसमें वो सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं जो कि देश का भला चाहते हैं, जो राष्ट्र भक्त लोग हैं, और जो लोग केवल हिंदुत्व को रावणवादी हिंदुत्व से एकत्रित करना चाहते हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो स्त्री के हरण को अपना अधिकार समझते हैं, जिस प्रकार से बेटियों के साथ हुआ। तो वास्तविकता में ये जो लड़ाई है, ये असली देशभक्तों के बीच में है और देश विरोधी ताकतों के बीच में है। तो बेंगलोर की मीटिंग जो है वो देशभक्तों की मीटिंग है, और मुझे आशा यह है कि इस मीटिंग के बाद देश एक, और मैं तो बिल्कुल देखिए इस बात से बिल्कुल प्रबल मानता हूं, अब ये असंभव है राजीव जी। जो अब प्रश्न उठता है कि क्या मोदी जी का कोई मुकाबला कर पाएगा, क्या ये संभव है? मैं कहता हूं कि मोदी जी के लिए 2024 का चुनाव जीतना असंभव है, मुश्किल ही नहीं असंभव है, नामुमकिन है। ये चुनाव विपक्ष जीतेगा, जनता जीतेगी, और देश की जो समभाव और सद्भाव को मानने वाली और देश की एकता अखंडता को मानने वाले लोग हैं वो जीतेंगे, और ये दो देश को धार्मिक विद्वेष और टुकड़े में बांटने वाले लोग हैं वो हारेंगे। 2024 के बाद देश में प्यार और मोहब्बत की गंगा बहेगी राजीव जी। चुनाव 2024 से पहले चुनाव जो हैं कुछ राज्यों के हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, इन तमाम राज्यों में चुनाव हैं, और वहां से परिस्थितियां कहां किस दिशा में जाती हैं वो साफ साफ होती हुई दिखाई देंगी। प्रमोद अग्रवाल जी, क्या लगता है आपको, जो स्वामी जी कह रहे हैं 2024 दूर है, लेकिन कह रहे हैं कि वहां चुनाव जीतना बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए मुश्किल है, यानी कि चुनाव जीतना से मतलब कि सरकार बनाना। 303 सीटें हैं अभी वर्तमान में, जो 2019 में जीत के आई थी, अपने दम पर बीजेपी लेकर आई थी। लेकिन हाँ, थोड़ी देर पहले आपने राहुल लाल जी को भी सुना, वो भी बता रहे थे कि नॉर्थ इंडिया में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जितनी मजबूती के साथ पिछली दफा नॉर्थ इंडिया में बीजेपी जीत के आई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीत के आई थी उस समय। उधर 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में जीत के आई थी।